जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप घर पे पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ बिल्कुल एंजॉय करेंगे। बीपीएससी 67 का फॉर्म जल्दी आपके मार्केट में आने वाला है और आपका इंतजार बिल्कुल समाप्त होता है। तो अपनी जो पढ़ाई की जो रफ्तार है थोड़ा बढ़ा दीजिए और पजल बिल्कुल नहीं होना है। आपको दोस्तों एक आपके लिए कहानी बता देता हूँ। एक आपने सुना होगा नाम अरुणिता सिन्हा मैडम के बारे में, जिन्होंने किसी घटना में अपने एक पैर गंवा देती है और एक पैर फ्रैक्चर होने के बावजूद भी जब हॉस्पिटल में पड़ी रहती हैं तो वो एक सपना देखती है कि मैं अपने देश के लिए करूंगी, और वो हिमालय पर्वत पे सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ना चाहती है, हिमालय पर्वत पे। और उन्होंने पता नहीं कितनी मतलब मुसीबतों को झेल कर, उनके पैरों से खून आते थे फिर भी वो ऑक्सीजन खत्म हो गया और लोगों को रास्ते में जब मरी हुई देखती हैं तो उनकी फिर भी हिम्मत नहीं टूटते, बोले यहाँ तक आती अपने झंडे, अपने देश के झंडा तो फहराना है। दोस्तों, अगर किसी इंसान को जीवित रखता है तो वो है आपका जुनून। अगर आपके पास जुनून नहीं है मतलब आप जीवित नहीं है, मृत्यु के समान है। जिसके पास जुनून और जोश है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। किसी काम को किसी एक व्यक्ति ने किया तो उस काम को हम सभी कर सकते हैं, लेकिन जिस काम को किसी व्यक्ति ने नहीं किया अगर वो आप करते हैं तो आपका इतिहास लिखा जाएगा। तो सोच लीजिए दोस्तों, आपको इतिहास लिखना है या इतिहास में दफन होना है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने जोश को बरकरार रखिए और बनाए रखिए और जोश के साथ बिल्कुल पढ़िए, और जो भी पढ़िए सोचिए कि यही क्वेश्चन आने वाला है। तो आइए जोश और उत्साह के साथ पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। आपको गुप्त काल के बारे में पढ़ा दिया था, लेकिन गुप्त काल जैसे ही समाप्त के साथ साथ बहुत सारे आक्रमण होने लगते हैं। जाहिर सी बात है, कोई अगर एक चीज समाप्त होता है तो कुछ नए चीज का उदय होता है। वैसे ही जो है यहाँ पे भी गुप्त काल का समापन हो रहा है, तो और भी बहुत सारे जो शासक जो उभर के आते हैं, जो कहीं ना कहीं गुप्त काल के ही सामंत होते हैं। कुछ बाहर के भी होते हैं जो भारत में आकर शासन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के समय जो है नए वंशों का, अनेक नए वंशों का उदय हुआ, जिसमें वल्लभी के मैत्रक, मालवा के यशोवर्मन, पंजाब के हून, मालवा के मगध के उत्तरगुप्त, कन्नौज के मौखिर वंश और थानेश्वर के पुष्यमित्र शुंग, जिसको हमें मुख्य रूप से यही पढ़ना है, पुष्पभूति वंश। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, पुष्पभूति वंश। अगर देखा जाए इसको, अगर मैप पे देखा जाए दोस्तों, तो अगर हरियाणा आपका यहाँ है तो ये रहा आपका हरियाणा, जहां पे आपको क्या है, थानेश्वर, जहां पे कौन सा वंश है, तो पुष्पभूति वंश। मैप से हमसे याद करेंगे दोस्तों ताकि बहुत ही आसानी से। और यहाँ पे देखा जाए तो आपका यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में क्या है, कन्नौज, जहां को कौन सा वंश है, तो मौखिर वंश। कौन सा वंश है दोस्तों, मौखिर वंश। तीसरा देखिए दोस्तों, अगर आप बलवई की बात करें तो वो कहाँ है, गुजरात में, वल्लभी वंश। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक आपको मिलेगा पंजाब, ये रहा आपका पंजाब, जहां के कौन थे, हून थे। और बताइए दोस्तों, और देखिए आपको मालवा, ये रहा आपका मालवा। मालवा यानी एमपी में है, मध्य प्रदेश, मालवा। और मालवा में कौन है, तो मालवा के शासक कौन है, यशोवर्मन, यशोधर्मन। तो आप अच्छी तरह मैप में समझ गए। मालवा के वल्लभी के मतलब वल्लभी कहाँ है, गुजरात में। तो वल्लभी एक क्या है, वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, उसी के नाम पे जो है ये वल्लभी वहाँ के जगह का नाम है, और वहीं पे वल्लभी एक यूनिवर्सिटी है जो काफी परिचित है, क्योंकि वहाँ के जो भी निकलते हैं प्रशासनिक में काफी उत्तम स्टूडेंट निकलते हैं। तो वल्लभी गुजरात, जहां में कहा थे, तो मैत्रक वंश। कौन थे, मैत्रक। उसके बाद आइए तो मालवा केशवर वर्मा, मालवा कहाँ है, तो एमपी में, यशोधर्मन।
उसका देखिए पंजाब, पंजाब के हून, मालवा और मगध के यहीं पे आपको उत्तरकाल मिलेंगे उत्तरगुप्त, और कन्नौज के कौन है मखीर वंश, और थानेश्वर हरियाणा के कौन है पुष्यमित्र शुंग। तो आई होप यहाँ तक आप बात को समझ रहे होंगे। अब हम एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। वल्लभी का मैत्रिक वंश, इसके संस्थापक भट्टारक को मानते हैं, और इस वंश का जो उदय हुआ गुजरात में हुआ, जिसमें भट्टारक ध्रुवसेन द्वितीय शासक हुए, जो बौद्ध धर्म के उपासक भी थे, और ध्रुवसेन द्वितीय जो है हर्षवर्धन के समकालीन एवं दामाद थे। ठीक है दोस्तों, तो एक का बात हो गया, काम खत्म। एक किसको हमने पढ़ लिया, वल्लभी को पढ़ लिया। दूसरा है मालवा का यशोधर्मन, जो औसीकर वंश से हैं। गुप्तों के पतन का जो हुनों के साथ साथ जो है यशोधर्मन को भी दिया जाता है। पूरा नाम जैनेन्द्र यशोधर्मन है। जहां पे गुप्त वंश का पतन का कारण हुनों को माना जाता है, क्योंकि हुन जो है बार बार जो है गुप्त वंश में आक्रमण करते हैं, और स्कंदगुप्त के समय पहला आक्रमण किया था हुनों ने, याद रखिएगा। तो वो जैसे एक पतन का कारण है, वैसे ही जो है मालवा के जो यशोधर्मन है वह भी एक प्रमुख कारण है। मगध और मालवा का उत्तर गुप्त, ये पूर्व गुप्तों से थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। तो पूर्व गुप्त आपको पता है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। संस्थापक जो है कृष्णगुप्त है, और इस वंश के महान शासकों में देवगुप्त और आदित्य सेन है। अब देवगुप्त की जो कहानी है, वैसे तो महान शासक है, लेकिन क्या है वो अपने साम्राज्य को सुनिश्चित करना चाहता था और विस्तार करना था, जिसके कारण जो है अब मालवा मगध के जो गुप्त थे यहीं पे रहते थे। कौन, देवगुप्त। कौन है दोस्तों, देवगुप्त। और एक आपको और दिखाएंगे जो बंगाल में रहते थे। बंगाल में दोस्तों गौड़ वंश था। कौन, गौड़ वंश। तो ये जो देवगुप्त थे, ठीक है दोस्तों, और जो गौड़ वंश, इन दोनों में क्या थी, मित्रता। इन दोनों में क्या थी, देवगुप्त और बंगाल के गौड़ वंश दोनों के बीच मित्रता। तो देवगुप्त इधर शासक था और इधर कौन था, शशांक। ये देवगुप्त गुप्त वंश का नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों, ये अलग हैं। ये जो पूर्वोत्तर गुप्त शासक थे उससे थोड़ा अलग हैं, ये अलग वंश के हैं। तो इनका जो है दोनों के बीच संबंध फ्रेंडशिप था, और दोस्ती की वजह से जो है, दोस्ती की वजह से आप दोस्तों याद रखिएगा कि इन्होंने सबसे पहले अपना जो दुश्मन था मौखिर वंश के शासक, ठीक है, मौखिर, यहाँ देखिए गृहवर्मन की हत्या करवा दी, और उसकी जो पत्नी थी राज्यश्री, उसको कन्नौज में ही उसको बंदी कारागार में डाल दिया गया। और राजश्री जो थी वह हर्षवर्धन की बहन थी, और इसके बाद एक युद्ध हुआ जिसमें उनके राज्य क्षमा चाहूंगा दोस्तों, जो राज्यवर्धन, जो हर्षवर्धन के बड़े भाई हैं, राज्यवर्धन के साथ युद्ध होता है, और शशांक जो है छल से उनकी भी हत्या कर देता है। अब बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, बहन एक तरफ कैद बनी रखी है, तो एक जो भाई है वो क्या करेगा, लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा, और जितना भी ताकत है वो अपनी ताकत को झोंक देगा। हालांकि हर्षवर्धन उतनी बड़ी तो शासक नहीं बन पाए, मात्र 5 देश में ही राज किया, और ना ही उतना कट्टर हिंदू शासक था, फिर भी उसको प्राचीन इतिहास का जो है अंतिम हिंदू शासक माना गया है। तो वही है दोस्तों, संस्थापक कृष्णगुप्त थे, और इस वंश के जो महान शासकों में देवगुप्त ने बंगाल के गौड़ वंश के साथ, देवगुप्त और बंगाल के गौड़ वंश के राजा शशांक से मित्रता कर मौखिर नरेश गृहवर्मन की हत्या करवा दी। साथ ही उनकी पत्नी राजश्री को कन्नौज में बंदी बना लिया गया, जो हर्षवर्धन की बहन थी, और धोखे से शशांक ने मिलकर हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन की भी हत्या करा दी। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, जो लड़ाइयाँ हुई हैं
उस समय प्राचीन में वो मैक्सिमम धर्म पर लड़ाई हुई है, क्योंकि जो शशांक था वह शैव धर्म को मानने वाले थे, और जो मौखिर वंश थे वो किस वंश को मानते थे, तो वो महात्मा बुद्ध धर्म को मानते थे, क्योंकि उनको गुप्त वंशों का जो है सामंत कहा गया है। अब देखिएगा दोस्तों, और जो कन्नौज के मौखिर हैं, समझ चाहूंगा दोस्तों, इसमें एक और चीज रखिएगा कि जो मगध का यशोधर्मंत है वह मालवा एवं मालवा के उत्तर गुप्त के बाद जो है उनका वो होता है, उदय होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है, कन्नौज का मौखिर वंश संस्थापक हरि वर्मा जी हैं, जो 510 में इस वंश की स्थापना की है। मालवा का यशोधर्मन की मृत्यु के बाद शासन मौखिरों के हाथ में चला जाता है। मतलब क्या कहेंगे कि जिस मालवा पे जो है यशोधर्मन शासन करता है वह किसके अधीन होता है, तो वह मौखिर वंश के अधीन होता है, और इन्होंने जो है मगध की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, क्योंकि वहीं से सारा राजपाट चलने लगा, इसलिए जो है कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया, और कन्नौज जी को जो है महोदय नगर के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। मगध को अपने आधिपत्य लाने का जो श्रेय है सर्ववर्मा, सर्व मतलब संपूर्ण, तो उस समय जो है मगध को अगर अपने अधीन कर लिए तो पूरा भारत आपके अधीन है, तो सर्ववर्मा मतलब संपूर्ण, मतलब इसमें मगध के अधीन इन्हीं ने किया था। और सर्ववर्मा का ही पुत्र जो था अवंती वर्मा, और इसका पुत्र गिरि वर्मा हुआ, जो 600 से लेकर 605 ईस्वी तक बना रहा है। ये भी सब किसके उपासक थे, तो ये सब भी शिव के उपासक थे। अब देखिए बंगाल का गौड़ वंश, दोस्तों बंगाल के गौड़ वंश के बारे में तो इस वंश का जो प्रमुख शासक था वो शशांक, बताया है दोस्तों, जिसकी मृत्यु किससे थी, तो देवगुप्त था, जो मालवा एवं मगध के गुप्त देवगुप्त उत्तर गुप्त जो थे, तो उनके साथ इनकी फ्रेंडशिप थी। और आपको पता है कि आगे क्या हुआ, उसका जो है हर्षवर्धन की बहन जो राजश्री हैं उनकी शादी किससे होती है, गिरि वर्मा की, तो गिरि वर्मा की हत्या करके उनके बहन को क्या करते हैं, तो कारागार में डाल देते, कहाँ पे, कन्नौज में ही। और उसके बाद जो है जो हर्षवर्धन के भाई हैं राजवर्मन, उनकी इन्होंने क्या बोलते हैं, मतलब षड्यंत्र से हत्या कर देते हैं, और तब जाके हर्षवर्धन जो है एक नए शासक के रूप में उभरता है, जिसके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। अब देखिए जो सिक्के पर शिव और नंदी का आकृति मिलता है वो कहीं ना कहीं शैव धर्म के उपासक का प्रतीक होता है। हुएन सांग के अनुसार इसके बौद्ध गया के जो बोधि वृक्ष था उसको कटवा के शशांक ने कहाँ फेंक कर, तो गंगा में फेंकवा दिया था। अब पंजाब के हून देखेंगे तो हून मध्य एशिया के मूल निवासी थे, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो है चीन में भाग मंगोल में आए, ठीक है, फिर वहीं से जो है दो भागों में बढ़ गए। एक भाग जो पश्चिमी शाखा है वह रोमन निवासी। अब देखिए अगर मैप पे देखा जाए तो अगर आपका ये भारत है सपोज कर लीजिए, ठीक है, और ये आपका इधर चीन हो गया, तो चीन से मंगोल जाएंगे तो एक इधर रोम चला गया, ठीक है, और एक इधर दक्षिण की तरफ मतलब भारत की तरफ आया। तो जो दक्षिण की तरफ आया वो था आपको पूर्वी शाखा, और जो पश्चिम की तरफ गया मतलब पश्चिम मतलब रोम किधर है, इधर पश्चिम है, तो वो था पश्चिम शाखा। वहां के ये खून इतने ताकतवर थे कि वहां के रोमियों को पानी पिला के रख देते और उन्होंने अपना वहां पर आधिपत्य हासिल कर लिया। वैसे ही अगर पूर्वी शाखा की बात की जाए तो आपको पता है कि जो पूर्वी शाखा के हुन थे वो भी भारत पर बार बार आक्रमण की काल से ही, जिसमें प्रथम अगर आक्रमण हुआ है तो स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। तो वही जो दक्षिण चले आते हैं वो भारत में बार बार आक्रमण किए, और इनको ये किस नदी किनारे थे, तो अक्सस नदी के किनारे थे, इसलिए इनको एक्स्थलाइट या श्वेत हुन कहते थे। हुनो मिहिरकुल महान शासक, महान शासक उनके लिए था, लेकिन ये बहुत ही क्रूर शासक थे एक प्रकार का। और मिहिरकुल जो है मालवा के शासक यशोवर्मन से पराजित हुआ था, ठीक है, यशोधर्मन से क्या हुआ था, पराजित हुआ था। अंततः ये उत्तर एवं मध्य भारत में बस गए, और यहाँ पे जब आए तो छिटपुट कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिम भारत में, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, उत्तर एवं मध्य भारत में आकर यहीं के निवासी हो गए।
जो आगे चलकर भारतीय संस्कृति में बिल्कुल ही विलीन हो गए। अब उनको खोजना क्या है, असंभव है। अब देखेंगे जिसको हमको मुख्य रूप से पढ़ना है वो है थानेश्वर के पुष्पमित्र शुंग वंश। तो क्षमा चाहूंगा दोस्तों, थानेश्वर के पुष्पभूति वंश। पुष्पभूति वंश के इतिहास का जो स्रोत है मुख्यतः 3 चीज से मिलता है, साहित्य, पुरातत्व और विदेशी विवरणों से। अगर साहित्य की बात की जाए तो 3 साहित्य है, हर्षचरित, कादम्बरी और आर्यमंजूश्री मूलकल्प्य। तो हर्षचरित और कादम्बरी जो है वाम भट्ट द्वारा लिखा गया है, और वाम भट्ट जो है हर्ष के राज दरबारी कवि हुआ करते थे। हर्ष के प्रारंभ के जीवन, राज्यारोहण, सैनिक अभियान, राजनीतिक एवं संस्कृत का ज्ञान जो है आपको हर्ष चरित्र से मिलता है। चरित्र मीन्स क्या, उसका गुण। तो गुण से आप याद रखिए कि हर्ष के प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, उसका जो राजपट कैसा रहा, सैनिक अभियान कैसा रहा, ऐतिक और संस्कृति कैसी थी। अगर वही कादम्बरी की बात की है तो ये संस्कृत साहित्य और श्रेष्ठ उपन्यास माना गया है, और इसमें हर्ष की सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताया गया है। वही अगर आर्यमंजूश्री मूलकल्प के बारे में देखा जाए तो यह महायान बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, इसमें ईस्वी पूर्व 7वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी ईस्वी तक का प्राचीन इतिहास का वर्णन मिलता है। लगभग प्राचीन से लेकर प्राचीन इतिहास का जो है पूरा वर्णन जो है आपको इस पुस्तक में, इसमें आर्यमंजूश्री मूलकल्प में मिलता है। और इसमें हर्ष को जो है ह शब्द से संबोधित किया गया है। हर्ष के द्वारा लिखा गया 3 नाटक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों हम थानेश्वर के पुष्पभूति वंश के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें जो है एक महान शासक के रूप में हर्षवर्धन का उदय होता है। तो आइए उसके थोड़ा परिचय के बारे में जानते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा के अंबाला जिले में थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्पभूति वंश की स्थापना हुई, और इस वंश के जो शासक रहे नरवर्धन, प्रभाकरण वर्धन हुए, और भी एक हुए तो जिसका नाम था राज्यवर्धन प्रथम। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो प्रभाकरण वर्धन थे उनके एक पुत्री और 2 पुत्र हुए। राजश्री पुत्री हुई और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन 2 पुत्र हुए। राजवर्धन बड़का पुत्र था और हर्षवर्धन छोटका पुत्र था। तो राजश्री का जो विवाह है आपको बताए थे मौखिल वंश, जो कनौज के मौखिल वंश थे वहां के शासक जो थे गृहवर्मन के साथ हुआ, और गृहवर्मन के जो साथ वो मालवा के जो शासक थे देवगुप्त अपना विस्तार करना चाहते थे, जिसके कारण वो बंगाल के गौंड वंश के शासक शशांक के साथ मिलकर वहां पे चढ़ाई किया, जिसमें गृहवर्मन की मृत्यु हो जाती है, और वहीं पे जो है इनको बंदी बना लेता है। किसको? राजश्री को। लेकिन वो कहीं ना कहीं भागकर पहाड़ों में जाती हैं। तो ये बात हर्षवर्धन को पता चलता है, और हर्षवर्धन उनको ढूंढ निकालता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो कारागार में थी और इन्होंने जाके स्वतंत्र किया हर्षवर्धन ने। और साथ ही अपने उसके बाद जो हुआ, इनके भाई जो राजवर्धन थे इन्होंने यह सुनकर इन पर चढ़ाई किया। किस पे? तो आपको कह दें देवगुप्त पे, मालवा के देवगुप्त और बंगाल के गौड़ शासक शशांक पे। तो गुप्त को तो पराजित कर दिया राज्यवर्धन, लेकिन शशांक ने उनको क्या बोल सकते हैं, शशांक ने उनको मतलब कि चोरी से उनकी हत्या कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बंगाल के जो गौड़ के जो शासक था शशांक इसने छल किया, और छल से क्या किया? राज्यवर्धन की मृत्यु कर दिया। अब ये दोनों चीज जो है ये बाहर आ गया हर्षवर्धन पे, क्योंकि अब यहाँ शासन करने वाला कोई नहीं था।
तो हर्षवर्धन एक नए शासक के रूप में उभरा और वह जो है अपने भाई का बदला लेने के लिए और बहन को स्वतंत्र करने के लिए निकला। तो इसमें क्या है, शशांक को पे चढ़ाई किया और इसकी हत्या कर दिया और अपने बहन को यहाँ से आजाद किया। कहाँ से? तो कन्नौज से। तो इसमें एक जो महान परिवर्तन हुआ वह जो है अपनी राजधानी थानेश्वर से परिवर्तन कर दिया। कहाँ पे? कन्नौज पे, क्योंकि कन्नौज भी अब किसके अधीन था? तो हर्षवर्धन के। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ये लगभग ये असम, ये बंगाल और ये पूरा ही कश्मीर को छोड़कर जो है ये आपको गुजरात यहाँ तक, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, ये सब किसके अधीन था? तो ये था हर्षवर्धन का अधीन। किसके अधीन था? हर्षवर्धन के अधीन था। और इधर आपको बात किया जाए तो एक साल जब वो दक्षिण में चढ़ाई करते हैं तो उनको जो है, यहां तक समझ गए आप दोस्तों, मुझे उम्मीद है। अब देखिए यहाँ से हर्षवर्धन के शासनकाल देखा जाता है। तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल है 606 से लेके 647 ईसा पूर्व को माना जाता है। और इनका एक नाम जो है शिलादित्य मिलता है। गद्दी पर बैठते ही भाई के हत्यारा शशांक को मारा एवं बहन राजश्री को कैद से मुक्त किया। राजधानी थानेश्वर से कहाँ किया? थानेश्वर से इन्होंने कहाँ किया? तो कन्नौज कर दिया। और 5 राज्यों पर जैसे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, मिथिला, उड़ीसा, ये सब पर इन्होंने इनका अधिकार था। ये किसके अनुसार? ये ह्यूएन सांग के अनुसार, जो एक चीनी जाति था जो इनके शासन काल में आया था। लेकिन वाम भट्ट कहते हैं नहीं, ये सिंध, हिमाचल प्रदेश, नेपाल सब इनके ही अधीन था। हो सकता है ऐसा। तो इसलिए ये पूरा जो है ये पूरा हर्षवर्धन के ही अधीन था। उतना बड़ा साम्राज्य तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक मतलब हर्ष को जो है भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा गया है। अब यही जब दक्षिण में चढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे उनको चालुक्य वंश मिलता है। कौन सा? चालुक्य। चालुक्य वंश के जो शासक यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय रहता है। तो जब इस पे ये चढ़ाई करते हैं कौन? हर्षवर्धन, तो यहाँ पे उनको हार मिलती है और फिर वह अपने राज्य में ही सिमट कर रह जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह एक पिक्चर से काफी समझ में आया। ये हर्षवर्धन का शासनकाल का फोटो है, हर्षवर्धन के शासनकाल का। बस यही उनका शासनकाल था। ये जो हमने कलर किया, अगर इसको आप मिटा दें तो इधर क्योंकि वल्लभी वंश थे, यहाँ पे साउथ में देखा जाए तो चालुक्य पुलकेशी थे। तो इनका जो शासनकाल का जो इनका रहा वो यही रहा, क्योंकि अब ये सभी इसके, क्योंकि देवगुप्त को हरा दिए थे, मालवा के, बंगाल को हरा दिया था उन्होंने, नहीं पंजाब के हुन इनके अधीन हो ही गए थे और थानेश्वर इनका अपना ही था। और ये संबंधी थे कौन? वल्लभी, क्योंकि वल्लभी के जो क्या कहते हैं, जो उनका शासक होता है उससे उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की था। हर्ष ने अपनी पुत्री की शादी वल्लभी के शासक धुर्षण द्वितीय से किया। तो ये भी क्या? उनके संबंधी, मतलब एक तरह से उनके ही अधीन हो जाता है। अब देखिए इसी समय ह्यूएन सांग आते हैं जो 629 से 645, ये लगभग 15 वर्ष ही रहते हैं भारत में। तो 645 और 647 तक कौन रहा है? तो हर्षवर्धन रहे हैं। तो यह चीनी जाति थे, बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने यहाँ पे आए थे और जो भारत में लगभग 15 वर्ष तक रहे। इनकी एक पुस्तक लिखी जो यात्रा वृत्तांत थी, CU की। कौन था? CU की, मतलब जाए तो CU कर रहे थे। और उसमें जो मुद्राएं थी, हर्ष के समय 2 मुद्राएं थी, एक नालंदा की, एक सोनीपत की। तो नालंदा में जो मुद्राएं थी वो थी श्री हरि लिखा हुआ, मतलब जो सिक्का होता था, जैसे ये मान लीजिए सिक्का हो गया तो इसमें क्या था? श्री हरि लिखा हुआ, श्री हर्ष, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, श्री हर्ष। ये कहाँ का? नालंदा। कहाँ का? नालंदा। और एक सिक्का जो था सोनीपत, जिसपे क्या होता है? तो नंदी, शिव के वाहन नंदी का फोटो, मतलब गाय का फोटो बना होता है। ऐसे पूछ कर दीजिए, ऐसे टांग 1 2 3 4 टांग हो गए, नहीं, ये गाय का फोटो बना था। ये कहाँ का था? तो सोनीपत। कहाँ का? सोनीपत। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इस पे एक अच्छी पकड़ हो गई होगी और आपको
अगर इससे कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है, कोई भी अगर समस्या आती है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मैचलेस क्लासेस के नाम से, और आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उसको जरूर ही निदान किया जाएगा। तो इसी के साथ हम विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।